अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, जनरली हम जब बात करते हैं हमारे ताल्लुकात के हवाले से, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो जिसको हम समझते हैं वो चाइना है। चाइना के बारे में आज हमें बात करनी है। चाइना का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है? चाइना की थिंकिंग क्या होती है? वो किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं कमिटी ऑफ नेशंस में, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और साथ-साथ थोड़ा-सा हम जो हमारा लोकल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, वो भी ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। माइक्रो और मैक्रो का इम्तिज़ाज होगा। और हमारा जो आज सैटरडे नाइट स्पेशल है, उसमें आज हमें एज़ यूजुअल जॉइन कर रहे हैं जनरल मोहम्मद शाहिद साहब। उनसे बात करेंगे। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखें जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी जी। जनरल साहब, टू बहुत स्टार्ट विद शुक्रिया। यू जी, ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताइएगा, चाइना के ऊपर आपने बड़ी स्टडी की हुई है, जब आप एनडीयू में भी थे और वैसे भी आपका एक ताल्लुक भी रहा है। तो ज़रा बताएं कि चाइनीज़ का वे ऑफ थिंकिंग क्या है? उनका जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, उसको आप कैसे रीड करते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार भाई, बड़ा आपने क्या कहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन रेज कर दिया। और यकीनन पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमें चाइना को बड़े गौर से इसके कल्चर को, सिविलाइजेशन को समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे रिलेशनशिप्स की जो एक लेवल है वो क्या है और हमें किधर जाना चाहिए। वेयर चाइना एंड पाकिस्तान शुड बी आफ्टर लेट्स से 15 इयर्स, 25 इयर्स, हमें किधर होना चाहिए? क्लाइंट स्टेट होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, म्यूचुअल फ्रेंडशिप होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं शुरू करूंगा अपने एनडीयू की, आपने बात की स्टे से। तो एनडीयू में मैं जब डीएस था तो मैंने 3 स्टूडेंट्स लिए थे वहां पे, क्योंकि एमएस की डिग्री मिलती है तो वो रिसर्च पेपर लिखने के लिए। एक चाइनीज था, एक स्कॉटिश था और एक सऊदी अरेबियन था। दे वर ऑल 3 गुड स्टूडेंट्स। डिफरेंट टॉपिक तीनों को दिए और बड़े इंटरेस्टिंग। तो जो चाइनीज था कर्नल, एंड इंसिडेंटली ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, सीनियर मेंबर था, आर्मी में भी था। उसको दिया द स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ चाइना एंड इट्स फ्यूचर। ठीक। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हुआ ये कि जब उसको ये मैंने टॉपिक दिया, और होता ये था कि एवरी वीकली वी यूज्ड टू मीट, ही यूज्ड टू प्रिपेयर आउटलाइन बनी, फिर उसके बाद उसने अपना वो दिखाया, मटेरियल इकट्ठा करके स्टडी बताई, और उसके बाद वो आगे चलता गया। तो अच्छा, कुछ मौके ऐसे आए कि जब वो कल्मिनेट करने लगा तो एक दिन हम पूरी तकरीबन रात हो गई, हम बैठे रहे, एंड ही लिटरली क्राइड। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वजह ये थी कि वो हम कंक्लूड कर रहे थे उसको, और उसके जो लॉजिकल कंक्लूजन निकल रहे थे वो ये थे कि जो स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ चाइना है, और मैं इसको जरा कैंडिडली ही बताऊंगा, वो ये कह रहा था कि ये अंदर अंडर थ्रेट आ गया कुछ थोड़ा सा। पहले तो है क्या? देखिए, चाइनीज स्ट्रेटेजिक कल्चर है 3 पिलर्स पे। कन्फ्यूशनिज्म, ये मॉरल वैल्यू सिखाता है उनको। फिर है ताओइज्म, ठीक है जी, और थर्ड जो है चाइनीज बुद्धिज्म। अच्छा, बुद्धिज्म और ताओइज्म ये कुछ मिलते जुलते भी हैं, क्योंकि वो भी एक रिलीजियस, इनके अंदर इनकारनेशन की भी बातें हैं। लेकिन ताओइज्म खास तौर पे ह्यूमिलिटी सिखाता है और रिलीजियस वैल्यू सिखाता है। अच्छा, ये चीजें जो हैं चाइनीज कल्चर का, वो कहता है बड़ा ही इनग्रेन्ड हिस्सा है, क्योंकि जो भी वो चाइना के अंदर सिविलाइजेशन निकली हैं वो इनसे इम्पैक्ट उनका हुआ है, और इसको लेके माशरा बना है चाइना का। लेकिन वो ये ठीक। कह रहा है, हुआ ये जी, उसने कहा जी हुआ ये है कि जब से वी हैव बीन सेंडिंग अबाउट 75,000 टू 1 लाख स्टूडेंट्स टू यूएसए और बाहर के मुल्कों में, तो जब वो वापस आए हैं तो उनमें मटीरियलिज्म का एलिमेंट बहुत ज्यादा आ गया। अब ये जो कंफ्यूजनिज्म और ताओइज्म वगैरह हैं, ये सेल्फ की डिनाइल के हैं ज्यादातर। बुद्धिज्म भी ये हाँ, सेल्फ डिनाइल है, जबकि उनकी नई पहुंच जो है वो बर्गर, जीने, मर्सिडीजें, ऑडीज हैं जी, बीएमडब्ल्यू, वो इसके पीछे दौड़ पड़ी है। अच्छा, और वो बड़ा उसकी भी सोच मैं समझता हूँ अच्छी थी। तो उसने कहा कि देखें, अब वी आर एस्पायरिंग टू बिकम अ सुपर पावर,
दिस इज गोइंग टू बी अ हर्डल। अगर हमने अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर को छोड़ दिया तो इट इज लाइक पुलिंग द रग एंड कार्पेट आउट ऑफ आवर लेग्स, एंड दैट इज वेरी क्राइट। अच्छा। तो कहता है ये आइंदा हमें वक्त बताएगा, क्योंकि देखें, एक होता हार्डवेयर, मटेरियल प्रोग्रेस, इंजन ऑफ ग्रोथ। अच्छा, ये चीज आसान है, ठीक है ना जी। उसकी वजह ये है कि आपके पास एक साइजेबल लैंड होना चाहिए, आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, जैसे चाइना है, अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है जी, रशिया है, ठीक है ना। अब जापान कांट एस्पायर टू बी सुपर पावर, उसके पास लैंड नहीं है, लैंड मास नहीं है वो, और उसके पास पॉपुलेशन नहीं है। मगर ये इंग्रेडिएंट्स चाइना के पास काफी, ठीक है ना जी। वो कॉम्बिनेशन सही है, लेकिन एंड में जो चीज आपको ऊपर में लेके जाती है वो आपकी बेसिकली जो इनग्रेन्ड वैल्यूज है ना, जो वैल्यूज है। स्ट्रेंथ है, असल में वो ठीक। सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी जो वैल्यूज वो आपको लेके खड़ा करती है। तो वो एब्सोल्युटली। बड़ा इस चीज पे परेशान था। ही वॉज वेरी वेरी एप्रहेंसिव अबाउट इट। उसने कहा प्रे फॉर अस। अब देखो ना, हम यहाँ बैठ के कहते रहते वाह दी वाह, वाह दी वाह, चाइना है जी दमादम मस्त कलंदर, वो जी वो। उसकी सोच ही कुछ और थी। खैर, वो ऑफिशियल जो उसने पेपर लिखा, उसका एंड उसने कहा मैं चेंज करूंगा। मैं कहा कर दे भाई। तो उसने लिखा कि द स्ट्रेटजी ऑफ कल्चर ऑफ चाइना है, जो करंट कल्चर है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, और उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। मैं कहा भाई ठीक है। अच्छा। बट व्हेन ही प्रेजेंटेड आई स्माइल एंड ही लुक्ड एट मी। अब मैं पीछे बैठा, डीएस बैठे होते हैं। अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज मैं जो समझता हूँ, एक बात बीच में करूँ, एंड में कुछ और बातें भी करूंगा मैं। ब्रदर फारूक का होना बीच में बहुत जरूरी होता है। उनके बगैर ये शो जो है ना जी आपका वो चलता नहीं है। वो तो कैटर ब्रिगेडियर फारूक तो मैं कैटलिस्ट है ना बेसिकली। कैटलिस्ट है जी, ही स्पर्स यू ऑन। अच्छा, अब चीज ये है, मैं दो तीन चीजें जो उस डिस्कस, अच्छा मैं खुद भी चाइना काफी दफा गया हूँ, और आई आई ट्राई टू मीट पीपल। मेरा ये थोड़ा सा सोच ये होती है, बजाय घूमूं और शहर वहर देखूं, मैं लोगों से मिलने का बड़ा शौकीन रहता हूँ, और वहां के जो करते धरते हैं उनके साथ जरा बातचीत करने का मेरा जरा ज्यादा दैट इज हाउ शौक यू लर्न। रहता है। जी जी, दैट इज हाउ यू लर्न, एंड वी शुड बी एबल टू पिक अप गुड पॉइंट्स आल्सो। अच्छा, ठीक ठीक। जो राइज ऑफ चाइना हमने देखा ना जी, इसके अंदर एक तो स्ट्रेटजी कल्चर की मैंने बात कर ली। दूसरा, वो कहते हैं ये माओ का डिसिप्लिन जो है ना, ये बहुत जरूरी था हमें ऊपर ले जाने में। माओ का डिसिप्लिन, यू सी, जो माओ ने इनके अंदर एक डिसिप्लिन इनकारनेट किया, जो इनग्रेन किया, इतनी बड़े मुल्क को लेके चलना बहुत जरूरी था उसके लिए। तो वो कहते हैं, अब कहते हैं कि वो जरूरी था। मतलब एक वक्त आया था बीच में, जब वो हुआ था, एक वक्त ऐसा भी आया था कि ये माओ को इतना ज्यादा थोड़ा सा डाउनग्रेड करते थे, लेकिन नहीं, ठीक। दे नाउ होल्ड हिम इन रेफरेंस कि नहीं, इसकी भी जरूरत थी जो उन्होंने किया, ठीक है ना जी। और तीसरी चीज जो इसरार भाई, जो हमें सीखनी चाहिए, उनके लोगों ने कहा हमारी एक जनरेशन ने सेक्रीफाइस किया। मैं 70s में भी, फारूक भी गए, मैं भी गया हूँ, यकीन करें बीजिंग में कम्यून्स में ये रहते थे, एक कमरे के अंदर ये एक फैमिली होती थी, अंदर बंक बेड होते थे, ऊपर नीचे हैं जी, एक बच्चा होना, साथ ही बेसन होना, एक स्टोव पड़ा होना, और कम्यून बाथरूम। और उसकी घर की दरवाजे के बाहर सीढ़ी पे मर्द और औरत माओ का यूनिफॉर्म पहन के बैठे होने, पता नहीं चलता था मर्द कौन है औरत कौन है, और क्या इनका बात पास टाइम सिगरेट पी रहे होते थे, नो इमोशंस। है। एक जनरेशन ने सेक्रीफाइस कर दी अपनी खुशी, अपने अरमान, और फिर ये मुल्क कुंदन बन के निकला। तो ये दो चीजें थी जो मैंने कुछ बताई है। मैं आगे भी कुछ उसके ऊपर और भी ठीक है ठीक है। कुछ मैं इसके मैं ऊपर ब्रिगेडियर फारूक जो साहब से आजकल की चीजों। ब्रिगेडियर फारूक साहब से भी जरा हाँ। पूछता हूँ कि अगर ब्रिगेडियर साहब आपके कमेंट के ऊपर मजीद कमेंट करना चाहें तो ठीक है, वरना साथ साथ डिसिप्लिन की जो आपने बात की है ना ब्रिगेडियर साहब, उनसे भी मैं पूछूंगा कि डिसिप्लिन के बारे में कहते हैं कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिज अगर नहीं होगा तो आपकी अकम्पलिशमेंट्स नहीं हो सकेंगी। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपने जनरल साहब के कमेंट के ऊपर थोड़ा सा कमेंट करना है तो जरूर करें, और फिर थोड़ा सा हम आ जाते हैं सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं आपकी चाहता हूँ कि जरा अपडेट हमें दें वहां पे क्या हो रहा है जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। जनरल साहब ने आज जो है ना बड़ा जबरदस्त चीन की बात की है। मुझे भी 2 दफा मौका मिला, जैसे शायद मैंने पहले भी जिक्र किया, नैब के प्लेटफॉर्म से 2007 में 8 में मैं 2 मरतबा चाइना गया। तो ये बात सही है, मैंने खुद अपनी आंखों से वहां देखा
कि वहां पे पैसा, वेस्टर्न कल्चर, ह्यूज शॉपिंग मॉल्स, लोगों का ड्रेस, नजर आता था पैसा वहां पे। और फिर जो मेरे साथ वो जो मेरे होस्ट थे वो बताते थे कि हमारे कल्चर में अब जाहिर बात है मैकडोनल्ड, KFC वो तमाम कुछ आ चुका है, प्लस नाइट क्लब्स वहां पे, वो मतलब दुनिया बदल गई वहां पे। लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद उन्होंने अपने कौम का जो डिसिप्लिन है ना, उस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उस डिसिप्लिन के साथ वो यहाँ तक वो पहुंचे हैं। तो लिहाजा और अब तो एक किस्म के मैं समझता हूँ डी फैक्टो नहीं बन चुके हैं वो सुपर पावर। मैं यहाँ पे सिर्फ चीन के वाले से एक बात कहूंगा कि आप देखें कि गवादर की, अभी मैं गया नहीं हूं फिजिकली, लेकिन गवादर की जब हम तस्वीरें देखते हैं और क्या वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आई है, क्या वहां पे चेंज आ रहा है और ग्राउंड के ऊपर, तो यकीन जाने अब लोग तस्वीरें ये लगाते हैं गवादर की कि ये भाई, पहले वो कहते हैं कि ये जगह पहचानते हैं क्या है, ये यूरोप नहीं है भाई, ये हमारा बलूचिस्तान का गवादर है, पाकिस्तान का गवादर है। अभी मैं लेटेस्ट खबर पढ़ रहा था कि रशिया की इकोनॉमिक जोन में कितने बड़े पैमाने पर चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, वहां पे बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, लाखों लोगों की जॉब्स होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। लाहौर के बाहर आज की खबर कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी मिले मेरा ख्याल जाके, $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 3000 जॉब जो है उन्होंने फैक्ट्री लगा दी ओवरनाइट लाहौर के बाहर। वो तो बड़े पैमाने पे चाइनीज आर कमिंग इन अ बिग वे। और जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो डिफेंस कोऑपरेशन है, कमाल हो गया। पाकिस्तान आर्मी के हमारे ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में सीनियर लीडरशिप वो चाइनीज मिलिट्री लीडरशिप के साथ वो MOU कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन, वो हो गया। ये अतातुर्क 11 ये जो एक्सरसाइज चल रही है नेवी वाली, आप देखें पाकिस्तान ने कैसे आइसोलेशन से पाकिस्तान निकला है कि इंडियंस के, आज मैं टॉप एनालिस्ट को पढ़ा था, उन्होंने कहा जी ये देखो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, 45 नेशन, 3 सुपर पावर को इकट्ठा पाकिस्तान ले आया, नेटो एलाइज और चाइना कभी आपस में उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। नेटो और रशियन फोर्सेस, नेवल वॉरशिप्स, नेटो की, US की, चाइना की, अमेरिका की, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। यानी कि 4 न्यूक्लियर पावर्स इंक्लूडिंग मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज करें। इंडिया को तो मुसीबत पड़ी हुई है। सो चाइनीज इन बिग वे, लेटेस्ट टाइप 4 54 फ्रिगेट्स जो है डिस्ट्रॉयर्स, वो अब आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं वहां पे चाइना में, हैंडओवर भी हो रहे हैं, सबमरीन्स की बातें हो रही है, पता नहीं किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन की बात हो रही है। तो बड़े ऑल राउंड कोऑपरेशन है विद द चाइनीज। बीच में एक थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी कि जब ये बड़े पैमाने पर चाइनीज आए पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि गलत लोग भी आ जाते हैं। जिस तरह हमारे लोग भी, आपको पता है कई ऐसे हमारे लोग हैं वो भी 2 नंबरी करते हैं, चक्करबाजी करते हैं, चीट करना ये वो, तो उनके भी कुछ लोग ऐसे आए, तो 2-3 केसेस हुए यहाँ पे। बहुत ज्यादा लोगों को झांसा देके शादियां करना लोकल लोगों के साथ, जाहिर बात है हमारे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने किया। उसके बाद कुछ ATM के ऊपर हमने देखा कोई फ्रॉड हुए, गवर्नमेंट ने पकड़ा, FIA ने कार्रवाई की, फिर उसके काफी अरसा हो गया है, अब हमारे कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिसमें हम ये कहें कि जनाब कोई इस किस्म की जो मेल प्रैक्टिस, इलीगल एक्टिविटी है, मेरा ख्याल इट हैज बीन कंट्रोल्ड टू अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट। तो एक तो वो बात है। दूसरा जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अच्छा ये तस्वीर फ्रीज हो रही है, ठीक है मैं आगे चलूं? जी प्लीज प्लीज गो अहेड। ओके, आगे अब बात आ रही है सेनेट इलेक्शन। देखें जी, इस वक्त तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तमाम पाकिस्तानी कौम की नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कितने आने वाले दिनों में, शायद इस हफ्ते के एंड में, शायद अपना अगले हफ्ते के एंड में, बट आई एम श्योर इट विल कम बिफोर द 3rd of March, वेल बिफोर द 3rd of March, कि ये जो गवर्नमेंट का जो रेफरेंस वहां पे गया हुआ है ओपन बैलेट के लिए, इस पे क्या एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट। एंड आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट की जो भी एडवाइस होगी वो भी हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है हमेशा वो आइन को फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन बड़े मैं लीगल एक्सपर्ट को सुन रहा हूँ कि जनाब आभाम भी है, इलेक्शन एक्ट जो है वो कुछ और उसमें गुंजाइश है अपना ओपन बैलेटिंग की, वैसे वो सीक्रेट बैलेटिंग वगैरह ये तमाम चीजें, तो उस पर डिबेट चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी वो फैसला देगा या एडवाइस देगा जिसमें शफाफियत होगी, जिसमें इस इलेक्शन में ये मेल प्रैक्टिस जो है इसको काउंटर किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह मेरे ख्याल को हिदायत दी जाएंगी। लेकिन ब्रिगेड साहब एक चीज पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि जो हम तीनों पार्टी जो मेजर पार्टीज हैं उनकी तरफ से जो जिन लोगों के नाम आए हैं सामने, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से,
तो मुझे तो वही पुराना स्टेटस को नजर आ रहा है, कोई नए चेहरे नहीं, कोई यंग ब्लड नहीं, वही शहरी रहमान, ना वो शहरी है, ना शीरी है, ना चेरी है, पता नहीं इस तरह के लोगों को वही सारे कुछ लाके, तो ये क्या मैसेज क्या दिया जा रहा है? देखें, बात ये है कि ऑलरेडी ये जो पीछे वीडियोस आई हैं जिसके अंदर दिखाया गया कि बंडल्स ऑफ मनी जो है दे आर चेंजिंग हैंड्स, उससे तो वाकई सेनेट की जो एज एन इदारा वो बहुत टेंटेड हो गया है और लोगों में इस वक्त बहुत तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान में। देखें, ये आपकी बात सही है कि बजाय ये कि अब अगर आपने जमहूरियत को आगे लेके चलना है, सेनेट के इदारे को आपने क्लीन अप करना है, तो ये जो पुराने चेहरे यार बस अब मैंने कहा भाई बहुत हो गई है। परवेज रशीद, जी गिव देम अ ब्रेक, वही परवेज रशीद, वही सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, वही जनाब अपना शहरी रहमान, और फिर देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब। मैं तो हैरान रह गया, मैं आज नेट पढ़ा था क्योंकि मैं ये तमाम एहतसाब वाली चीजों को फॉलो करता हूँ, याद भी रखता हूँ कि जनाब FIA के, मुझे तो कोई या तो कोई मुझे बता दे कि जी वो केसेस में सारे वो बरी हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। पता नहीं कितनी FIR हैं जो उनके यूसुफ रजा गिलानी साहब पे उनके सब में उन्होंने अपने बेल कराई है वगैरह तमाम। और फिर दूसरा वो टर्किश प्राइम मिनिस्टर की बीवी वाला नेकलेस वाला केस, जिसमें मुझे आज भी याद है खबर थी, चौधरी निसार जब इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि जनाब आप वो नेकलेस वापस हैंड ओवर करें, नहीं तो FIA एक्शन में आएगी। और नेकलेस 24 घंटे में वो बरामद हो गया, गिलानी साहब ने वापस कर दिया। तो मुझे आप ये बताएं, कोई हाई मॉरल ग्राउंड भी होती है, कोई मॉरल वैल्यूज भी होती है, ठीक है। अब उनको 5 साल को डिक्लेयर कर दिया था नाअहल, सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट के तौर पे, वो 5 साल के पूरे हो गए। वो अपना केस में, स्विस केसेस में जो उन्होंने कहा जी हमने लेटर नहीं लिखना उनको, ये चौधरी साहब जब थे अपना इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस। लेकिन मुझे ये बताएं कि मानता हूं कानून में ये एक सुकम है कि जनाब जब तक आप पे कोई कन्विक्शन नहीं होगी या आप नाअहल नहीं होंगे कानूनी तौर पे, तो आप उस वक्त तक आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, आप हर किस्म का इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, कुछ कौम को भी बताना होता है। गिलानी, नहीं जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने जी, गिलानी साहब आ जाते हैं, मुझे जाती तौर पर उनके खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कौम को क्या मैसेज जाएगा अगर वो आते हैं, कल को ऐसा को हालात क्रिएट हो जाते हैं, वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं, दैट मींस ही विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे बताएं कि इतनी FIR ज्यादा शख्स जो भी उसका स्टेटस है, वो भी चीजें सामने आनी चाहिए, ये चीजें इलेक्शन कमीशन को देखनी चाहिए और इस पे कोई हो। और फिर दूसरी बात, PTA की गवर्नमेंट, आप देखें फैसल वाडा साहब, भाई वाडा साहब का तो खुद इलेक्शन कमीशन में परसों मैं पढ़ रहा था, वो अपीयर नहीं हो रहे, उनका वहां पे केस चल रहा है अपना इलेक्शन कमीशन में, और आप उनको बना रहे हैं सेनेटर, ठीक है ना जी। और तो फिर ये, तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 62, 63 उस पे अमल दरामद होना चाहिए। इनमें से कौन से लोग हैं जो लोन डिफॉल्टर्स हैं, कौन से लोग हैं जिन पे कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, कौन से लोग हैं जो FIR ज्यादा है, ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी स्क्रूटनी नहीं करेंगे स्टेज के ऊपर, और इस फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है कानून में, ये लोग अगर निकल जाते हैं, तो फिर मुझे बताएं फिर वही होगा जो सेनेट की इस वक्त बेतौकीरी हम देख रहे हैं, और कोई अच्छी बात तो नहीं है, और बेतौकीरी होगी पूरे सियासी निजाम की जी। और मैं एक और बात कह दूं, देखें जी, अगर इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान ज्यादा स्टेटस को टाइप इदारा है, वो इतने उनमें कोई इनिशिएटिव नहीं है, मैं समझता हूं कि उनको उनकी जिम्मेदारी इस वक्त बनती है कि वो रिक्विजिशन करें द सर्विसेज ऑफ द ISI और द FIA और द IB, कि जनाब ये जो इतनी 50-70 करोड़ की बातें हो रही है कि जो बोलियां लग रही है और सेल परचेज हो रही है, MPs के सेनेटर्स इनको कैंडिडेट्स इनको खरीद रहे हैं, वोट बेचे जा रहे हैं वगैरह, उस पर जनाब इंटेलिजेंस एजेंसी जो रियासत की होती है वो किस लिए होती है? इन्हीं मेल प्रैक्टिसेस को चेक करने के लिए, इन्हीं मेल प्रैक्टिसेस को रिपोर्ट करने के लिए टू द कंसर्न्ड अपना जो उनकी कन्वीनिंग अथॉरिटी होती है, जो उनको डायरेक्टिव देती है, ये चीजें होनी चाहिए। और मैं एक और बात कह दूं कि ये जो वीडियो आई है, उसके बाद 2 काम होने चाहिए, या तो यह है कि ब्रॉडशीट की तरह एक जुडिशियल कमीशन बने हेडेड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जिसमें दे शुड गो टू द बॉटम ऑफ इट कि ये कौन MPs थे, कौन सेनेटर्स थे, और कितने लोग थे जिन्होंने तमाम मेल प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। और बल्कि अभी तो खबर ये आ रही है कि लोग अब बोलना शुरू कर रहे हैं, हाँ जी वो भी था, उसने इतने पैसे दिए, फलां ने दिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक पेंडोरस बॉक्स जो है वो खुल गया है। इसके लिए या तो जुडिशियल कमीशन बनाए या फिर अपने GIT बनाए, गेट टू द बॉटम ऑफ इट, और कानूनी तौर पे लोगों को प्रोसिक्यूट करें। सेनेट के दायरे में जितनी ब्लैक शीप है उनको मौके का फायदा उठा के उनको पर्ज करें फ्रॉम द सेनेट। यह है पाकिस्तान के अवाम की डिमांड कि वी वांट अ नीट एंड क्लीन सेनेट।
ठीक है, बिल्कुल एंड ठीक है। एंड अच्छा जनरल जी साहब, कमिंग बैक टू योर पॉइंट जी अबाउट चाइना, आपने डिसिप्लिन की बात की है और वो कहते हैं ना, सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। तो अगर हमने कोई सबक सीखना है तो क्या एक तो डिसिप्लिन की बात आपने की है, दूसरा मुझे ये बताएं कि हमने एक और चीज भी देखा है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कि चाइनीज को हमने देखा है कि वो बड़े काम कर जाते हैं और बड़े चुपचाप करके तरीके से देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी काम करते भी नहीं है और पहले से शोर होगा शुरू कर देते हैं और पूरी दुनिया में भांडा हमारा फूट जाता है कि जनाब हम तो कुछ करने वाले हैं। ये जो हमारा कैरेक्टर है उसमें बड़ा फर्क है। तो ये कहाँ पे जाके मर्ज हो सकता है, कहाँ पे जाके हमारी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जिसको कह सकते हैं वो हो सकती है? अच्छा, बिल्कुल सही कहा, मगर बिफोर दैट ये सेनेट की जो आप बातें कर रहे हैं, मैंने जी, पहले भी एक हल्का फुल्का कमेंट किया था और मैंने उसमें ये कहा था कि ये जो सोशल मीडिया है ना, हर एक के हाथ में जो कैमरा आ गया है, ये इसको एक्सपोज करेगा एक दिन, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं। और आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। वो जो वीडियो आई है, अच्छा, मैं ब्रिगेडियर फारूक की एक राय रखते हैं। मैं ये बताऊं, अब फरिश्ते नहीं हम मंगा सकते। आप जो मर्जी कर रहे हैं, लोग यही आएंगे, और अगर आ भी गए, वो ये सिस्टम ऐसा है कि उसमें बैठ के गप्पे लगाने के और कैफेटेरिया में चाय पीने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और दे हाँ, ये तो बात सही है सिंपली वैसे। डोंट डिलीवर। मतलब आप देखे ना, इन्होंने तो डिलीवरी कोई नहीं करनी। अब यूसुफ रजा गिलानी है, वो मैंने एक दफा एक किसी में पीटीवी के कुछ लोग आए हुए थे नस्ट में, तो ऐसी बात उन्होंने कहा जी गिलानी साहब इतने कॉन्शियस हैं कि तस्वीर ठीक आनी चाहिए। वो आधा घंटा कंघी करते रहते हैं जी, कीमे शीमे मलते रहते हैं और कहते हैं जी मेरी तस्वीर ठीक आ रही है, चाहे बोले जो मर्जी। तो मेरा मतलब है किस किस्म की हमारे लीडरशिप है, ये क्या लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना। और दूसरी चीज, इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो किसी काम की नहीं है जी। हाउ कैन दे इंस्पायर देम? आप खुद ही सोचे, वो नेपोलियन सही कह गया था, एन आर्मी लाइन लेड बाय स्टैग कैन नेवर बी कॉल्ड एन आर्मी ऑफ लॉयन। और ठीक है ना जी, हाँ, इनके जैसे ऊपर वाले हैं वैसे ये है, जो भी आता है वही बन जाता है। अच्छा, ये तो इधर हो गई बात। दूसरी जो चाइना की जो बात है, देखिए मैं आपको बताऊं, दे आर रियली वेरी प्रैग्मेटिक पीपल। मैं दो तीन मिसालें देता हूँ। मुझे किसी फॉरेन ऑफिस में किसने बताया था, चुअन लाई ने कहा था, भाई अगर तुमने कश्मीर लेना है जंग के जरिए, तो फिर तुम एक नेशनल आर्मी बनाओ, पूरी कौम की एफर्ट हो इसमें, मिलिटरली तुम उसी वक्त ले सकते हो, वरना नेवर थिंक ऑफ गोइंग ऑन अ मिलिट्री एडवेंचर। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज, वो जो मेरे ख्याल में है, जो अदर ऑप्शन है, हांगकांग की तरह वेट करें, वेट फॉर द एनवायरमेंट टू इम्प्रूव। और इम्प्रूव करने वाले एनवायरमेंट क्या है? हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो, हम तरक्की करें, हम मजबूत हो और दुनिया में हमारी वैल्यू हो। अब किसाना साहब, वैल्यू कैसे बनती है? इंडिया की वैल्यू कैसे बनी है? आप कोई स्ट्रेटेजिक एक टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पकड़ लें। अब हम और इंडियंस दोनों इंग्लिश बोलते हैं, उन्होंने उसको कैच किया और आईटी में घुस गए। ठीक है ना जी। अब इंडियंस हैव प्रूव्ड टू बी एज ए नेशन ऑफ आईटी। आपको पता है, एक चीनी प्रेसिडेंट ने ये तक कहा था, अवर हार्डवेयर एंड योर सॉफ्टवेयर वी रूल द वर्ल्ड। ठीक है ना जी। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जो इंडियंस हैं, दे हैव रेज द लेवल ऑफ आईटी टू स्ट्रेटेजिक लेवल। अब दुनिया में हर कोई उनकी तरफ देखता है। तो व्हेन यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद यू, एक दुनिया को आप लीडरशिप देते हैं एक फील्ड में, तो दुनिया उस बदले आपको कुछ देती है, वो वैल्यू करती है, आपकी दुनिया में से होती है। अब हम जो है ना, हम ना इधर है ना उधर, हमने किसी चीज में, अब जापानीज हैं तो उन्होंने कंज्यूमर गुड्स के अंदर दुनिया में नाम, गाड़ियों में उन्होंने बड़ा गर्व कर दिया, अमेरिकी गाड़ियों का, ऐसी गाड़ियां बनाई और फिर क्वालिटी को वैसे लेवल पे ले गए। तो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि उसने चुअन लाई ने कहा, भाई अपने आप को एक लेवल पे ले जाओ एंड वेट फॉर बैड टाइम्स फॉर इंडिया। इंडिया का बुरा वक्त आना है। आई मीन वो दूर, वो लीडरशिप उनमें थी, उनमें एक सोच थी। अब देखे ना, एक मुल्क है जो अपने अवाम को वैसे ही डिवाइड कर देता है, समझ में आई है ना जी। और उसने जनाब एक बनाए हुए शूदर, एक काश्तरिया और ब्राह्मण रूल कर। डू यू थिंक दे कैन प्रॉस्पर? और दे कैनॉट।
इस प्रोग्राम को आपके इंडियन भी बड़े देखते हैं, बड़ी गालियां वालियां भी निकालते हैं कमेंट्स में, किसी ने मुझे बताया है, तो वो बेचारे नाराज हो, जो मर्जी हो, सॉरी टू से, बट दैट्स फैक्ट ऑफ लाइफ। अब आप देखें ना, व्हेन यू डिवाइड अ सोसाइटी, तो फिर यही होता है, तो उस सोसाइटी में जान नहीं होती, लॉपसाइडेड ग्रोथ होती है, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ठीक ठीक अच्छा, चाइना की एक बड़ी खास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जेंग जोपिंग उनको कह गया, ये जो ईस्टर्न सी बोर्ड है चाइना का, जिसमें सारे शेंजन, हांगकांग, शंघाई, बीजिंग, हार्बिन, ये सारे इलाके आते हैं, इसने बड़ी प्रोग्रेस किया। अच्छा, देयर आर 5 ऑटोनोमस रीजन्स इन चाइना, ये हमें पता होना चाहिए, जैसे यस स्पेशल स्टेटस इसे कहते हैं। एक तिब्बत भी है, इधर मंगोलिया भी है, जिंगजियांग भी है, 2 और भी है। अच्छा, अच्छा, ये वो इलाके हैं जहां पे प्रोग्रेस नहीं इतनी आई, ठीक है ना जी। तो उसने इनको ये कहा था कि देखो, अगर ये बहुत ऊपर चला गया, ये साइड ईस्टर्न, और वो चीज बाकी लोग नीचे रह गए, तो ये मुल्क टूट जाएगा, याद रखना। लिहाजा वहां पे उन्होंने एक कानून बनाया, जो भी प्रोविंसेस, जो भी प्रॉस्परस प्रोविंसेस हैं, वो 10% देते हैं एक फंड में, जो कि फिर इन सूबों पे खर्च उनको दें, होता ठीक बात, ठीक है। इस तरह की बात है। अच्छा, ठीक है। अब चीज ये है, मैं जो आगे की बात थोड़ी सी आप जैसे कह रहे थे, वो कह रहे थे, अब जैसे इंडिया, मैंने अमेरिका का बताया, एवरीबडी वांट्स पीस इन द वर्ल्ड, मगर अमेरिकन रियलिज्म की थ्योरी कहती है कि डंडा लंबा सा लो और ब्रो बीट, लोगों को डराओ, डंडा मारो, कोई नहीं मानता, सीधे लाइन पे ले आओ। द चाइनीज मॉडल इज पीस एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलप, prosperity, a shared बिल्कुल सही। destiny of nations, a shared destiny of nation in which everybody prospers। अभी देखिए, जब चाइनीज स्ट्रेटेजिक कल्चर में क्या है, सिल्क रूट है। व्हाट इज सिल्क रूट? ट्रेड रूट है, कारवान ट्रेवल करते थे, एक दूसरे से ठीक भाईचारा बढ़ता था, इकोनॉमिक बॉन्डिंग होती थी। ये आसियान क्या था, इसको तो अमेरिका ने खड़ा करना था चाइना के खिलाफ, उन्होंने हाँ आसियान बना के लिंकेजेस करके, इकोनॉमिक लिंकेजेस, सांप का जहर निकाल दिया। दैट्स व्हाट सी पैक इज। अब देखिए, इन्होंने कोशिश की कि चाइना को क्या करे, ब्लॉक करे सी से। चाइना वाज ऑपरेटिंग ऑन, एज दे से, ऑन एक्सटीरियर लाइंस, शिप के जरिए बाहर से घूम के जाते थे। उन्होंने मास्टर ठीक स्ट्रोक की, वो इंटीरियर लाइंस पे काम कर गए। उन्होंने सेंटर अपने अंदर से रास्ते बना लिए हैं, यूरोप के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के लिए भी सिक्योर कर लिया अपने आप। ठीक है ना जी। अच्छा, मैं अब आपको एक कल्चर की बात बताऊं। मैं चाइना गया था एक सिलसिले में, तो हमने उस सफर में, हमने उनकी एक बड़ी खास जगह जाना था, बाय एयर भी गए, बाय रोड भी गए, और बाय ट्रेन भी गए। तो रात का ट्रेन का सफर था, मेरे साथ ब्रिगेडियर एक थे दाऊद, हमें एक उन्होंने बोगी दे दी, वो ट्रेन जाती थी बीजिंग से उरमची। लो जी, हम बैठ गए, सुबह हम उठे, अपने स्टेशन पे उतरे, हमने जहाँ जाना था हम गए, वहां से चल के होटल में आए। होटल में आए बस के जरिए काफी ट्रेवल करके, तो दाऊद ने कहा मेरा तो बटवा उधर ही रह गया यार, उसमें तो 5,000, पता नहीं कितने, $10,000 थे। लो जी, हमारे साथ उनका एक कर्नल था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, और भी थे, टेक्निकल लोग भी थे, 10 बंदे थे वो, मगर एक वो था। तो मैंने कहा यार, उससे बात करके देखते हैं। वी वेंट टू हिज रूम, उसने तौलिया लपेटा हुआ था, और उसको 104 बुखार था, सख्त फ्लू था, पाँव उसने डाले हुए थे गर्म पानी में। उसको मैंने कहा यार, ये ब्रिगेडियर का $10,000 उसमें रह गया। ही जस्ट जम्प्ड, उसने तौलिया वौलिया फेंका, फौरन निकला। मैंने कहा यार ठहर जाओ तुम, उसने सुनी, गलत दरवाजा खोला, ऑफ इवेंट। शाम को उसने कहा ब्रिगेडियर, आई हैव योर वॉलेट। क्या बात। अच्छा, वो वापस आया पैसे लेके। दाऊद ने कहा यार कमाल है भाई, मैं तो समझता था पैसे के, वो पता नहीं हाँ किधर उरमची पहुंचा, किधर पैसे हाँ, लेके ये आ तो खैर गया। कमाल है, वैसे ये उनका कमाल है, ये देखा, यही तो अच्छा, मैंने कैरेक्टर है ना। उससे कहा, नहीं नहीं, सुने तो सही, मैंने कहा यार सुनो, कोई और बंदे को कह देते, यहाँ गए काम पोस्ट। उसने कहा देखो, बात ये है, उस वक्त मैं ब्रिगेडियर था, अगर मैं ना ये काम करूं, ये मुझे उठा के फेंक देंगे, 10 और मेरे से बेहतर आ जाएंगे। हाँ मैंने क्या बात। डिलीवर करना है, अनटिल एंड अनलेस आई डाई। ये हमें ओहो, करने की जरूरत है। क्या बात, देखे ना क्या जी, बात। अब इस तरह जब मेहनत होगी, अब आप देखे, वो क्या था, लेजॉन ऑफिसर था, रिटायर्ड कर्नल था यार, जो उसने जिस तरह मेहनत की हमारे लिए, और जो चीज वो लेके आया, मैं हाँ कहता हूँ इधर कोई ना करता, पाकिस्तान होता अव्वल तो वो बटवाई को नहीं, खा पी जाता। हाँ हाँ, वो मिलना ही नहीं था, ये ये ये, मिलना ही नहीं ये था। वो लेसन है सरदार भाई, बिल्कुल जो सही हमें, बात, हम ऐसे बिल्कुल कहते सही। हैं,
और जो चाइना तरक्की कर गया था, और भाई तरक्की की है तो इस वजह से, इन चीजों, इन बिल्कुल ठीक। वैल्यूज की वजह मैं अब जरा थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब से जरा बात कर लूं। ब्रिगेडियर साहब, चूंकि आज टाइम कम है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप आखिर में मुझे सिर्फ 2 चीजों के बारे में बताएं। नंबर 1 कि ये जो भी हमने देखा कि वकला गर्दी जो हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, हमने देखा कि किस तरह अटैक किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। दूसरा मुझे बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है ब्रिटिश हाई कमिश्नर की, उसमें आपकी क्या इतलात हैं? कुछ मामला जो हैं वो नवाज शरीफ को लाने के बारे में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? देखिए, पहली बात है, जो वोकला गर्दी की आपने बात की है और जिस तरह ये बेतौकीरी हुई है, और मैं समझता हूँ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिस्ग्रेस किया। चीफ जस्टिस साहब जो है अतर मिनारा साहब, उनको उन्होंने मैसूर रखा। तो इस पे एक्चुअली इतने लोग स्टेट ऑफ शॉक में गए पाकिस्तान में कि इसकी अब कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि जितना इससे ज्यादा बात होगी उतना ही कौम का मोराल जो है वो और डाउन होगा। लेकिन साथ लोगों में एक बात है जो बार बार लोग कर भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कि जनाब ये अब इसमें जारी बात है क्योंकि अदलिया हमारी आजाद है। इट इज द जॉब ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि ये तमाम जो वोकल हैं जिन्होंने ये काम किया है, एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरे ख्याल एक खातून वोकला भी है, कि दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और अच्छी बात है, उनकी सुना बेल भी नहीं हुई है एंड दे आर इन जेल। लेकिन ये वही वोकला करती है जो हमने पिछले साल लाहौर में हॉस्पिटल पे जब उन्होंने एक हमला किया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक पीआईसी में। तो आप देखें उसके बाद क्या हुआ, इनिशियली लोगों को पकड़ा गया, सबको उसके बाद बेल मिल गई। मैं आपको क्विकली बता दूं, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक जमाने में कुछ साल पहले मैं एक सिविल केस के लिए गया था वहां पे, तो पूरी सड़क जो है मोटरसाइकिलों से ब्लॉक थी, आप वहां पैदल भी नहीं चल सकते। तो उनको मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, वार्डन्स को मैंने कहा खुदा का खौफ करो यार, ये मोटरसाइकिलें किन लोगों की है? उन्होंने कहा सर कोई ऐसी बात ना करे, हमने एक मोटरसाइकिल को छेड़ा तो ये वकला हम ट्रैफिक वार्डन के गले पड़ जाएंगे, हम जो है ये दुश्मनी उनसे मोल नहीं सकते। माय पॉइंट इज दैट कि ये जो कुछ हो रहा है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब और इन लोगों ने, इतजाज अहसन, जो वो ठीक है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है वो इफ्तिखार जस्टिस साहब को, चौधरी साहब को रिस्टोर किया गया और जजेस को, सारा ठीक है, मैंने भी उसको सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद से मैंने देखा है कि पाकिस्तान में वोकला ने अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू बनाई है, और वोकला को देखे जजेस को कितने केसेस है, अभी लेटेस्ट भी वीडियो है कि पता नहीं किस जज की वो अल्लाह माफ करे पतलून उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जाके इन्होंने जजेस को चेंबर में जाके कोर्ट रूम के अंदर उनको डिस्ग्रेस किया है। तो मेरा ख्याल, और एक और चीज सामने आ रही है, पीछे इस्लामाबाद में एक बैरिस्टर साहब पता लगा कि वो तो जाली थे, और एक खातून लॉयर वो भी जाली डिग्री थी। तो मेरा ख्याल है ये वोकला कम्युनिटी के अंदर ये जिम्मेदारी है बार काउंसिल्स की और हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, कि वो अपना जो मैकेनिज्म है उसके तहत खुदारा इनको तो चेक कराएं। जैसे आप कह रहे थे कि सेनेट की सफाई होनी चाहिए, उसी तरह मेरा ख्याल है कि वकालत की भी सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, और जितनी ब्लैक शीप है, देखिए सारे वोकल ऐसे नहीं है, बड़े बड़े कमाल के, बड़े बड़े पाए के, और बड़े मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बड़े टॉप क्लास वोकल हैं जो वो खुद कहते हैं, मैं एक दो से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारा तो सारे शर्मिंदा से झुक गया है कि इन लोगों के जिसमें पता नहीं कितने जाली लोग हैं, हमारा ये इतने वोकल जो कम्युनिटी जी वो, और सियासत और ये तमाम मेल प्रैक्टिस। अब देखे ना उनके जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स थी, मामला वहां से शुरू होता है F8 में, भाई इलीगल अप्रोचमेंट्स हैं, यू हैव टू फॉलो द लॉ। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ी भरपूर रियासत के इदारों की कार्रवाई हो रही है, और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं हुआ। आर्मी चीफ जी देखिए एक तो ये हमने देखा है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ये रवायत अब है और ये बहुत पक्की हो गई है कि जो भी हमारे जो लोकल यहाँ पे पोस्टेड डिप्लोमेट्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, खासकर ये बड़ी पावर्स के, ये बिल्कुल रेगुलरली आर्मी चीफ से इनकी मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं। आर्मी चीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात को पहली मरतबा नहीं, पहले भी हुई है। इसके पास यही खबर आई है कि ज्यादा आर्मी चीफ ने उनको देखें, फिर वो ब्रिटिश आर्मी के साथ भी, हमारे यूके आर्मी के साथ, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ के हमारे ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ पहले भी आपको याद है जब जनरल वो थे अपना गफूर साहब DGISPR, तो हमारी चीफ जो है
वो लंदन गए थे और वहां पे अब उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया था, उनको बड़ा, तो ये मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करता हूँ कि हर जो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट में हर वो चीज है वो मेरे ख्याल है जरूर करनी डिस्कस हुए, और मैं समझता हूँ डिस्कशन इस बात पे होनी चाहिए। मैं आपसे प्रोग्राम में खुल के बात करता हूँ कि चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, जब भी जिस लेवल पे भी यूके हाई कमिश्नर उनको मिले, हमें बात करनी चाहिए बड़े जोर के साथ कि जनाब एक पाकिस्तान का कौमी मुजरिम, एक पाकिस्तान का मुजरिम तो एहतसाब से भाग के लंदन में बैठे हैं, और जिनको ऐसे लग रहा है कि जिस तरह यूके गवर्नमेंट ने उनको अपना वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ना होने की वजह से उनको पनाह दी हुई है। मेरा ख्याल है हर हमारे जो टॉप लीडरशिप है, चाहे सिविल हो मिलिट्री लीडरशिप, उनको बात करनी चाहिए। आई ओनली होप इट इज हैपनिंग, और ये होना चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। और लेकिन एक मैं क्विकली बात कह दूं, ये तमाम सेनेट पे जितने नॉमिनीज आए हैं, मुझे एक नॉमिनी पे मुझे बहुत खुशी हुई है कि जेन्युइन पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर कमाल कर दिया उस खातून ने, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया, बहुत इत्तेफाक है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कौम की खिदमत की हो, उनको लाए आप सेनेट में, मजा आ जाता है ऐसी बातें सुन, जो वेल डिजर्व हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया जी, और ब्रिगेडियर साहब का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा। मुझे इशराक साना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह।